हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल साइंस विद पूजा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल की क्लास में आपने देखा था कि हमने जीव जंतुओं के बारे में, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, उनके वास स्थान के बारे में कि वो किस जगह पे रहते हैं, उनका भोजन कैसा होता है, वो किस प्रकार से चलते हैं। इस तरह की सारी विशेषताओं के बारे में हमने कल देख लिया था। और जंतुओं का हम कैसे समूह बना सकते हैं और समूह बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में भी हमने कल अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। तो चलिए आज हम देखते हैं 2.21। हम क्या है, क्रियाकलाप 2.21 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पौधों के समूह कैसे बनाएं। अब आपने देखा था कि पिछली क्लास में हमने जीव जंतुओं के समूह बनाए थे। आज हम क्या है, पौधों के समूह कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियां, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि जो पत्तियों की आकृति होती है, उनका जो रंग होता है, उनका जो आकार होता है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। आपने पिछली क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया था। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा था कि हम पौधों की ऊंचाई के आधार पर ग्रुप बना सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो हमने उन ऐसे पौधों के एक अलग ग्रुप बना दिया था। कुछ ऐसे पौधे होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो हमने छोटे पौधों का एक अलग ग्रुप बना लिया था। फिर कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनमें फूल उपस्थित होते हैं, फूल खिलते हैं, तो हमने ऐसे पौधों का भी एक अलग ग्रुप बना लिया। फिर कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें फूल नहीं खिलते हैं, तो हमने ऐसे पौधों का भी एक अलग से ग्रुप बनाकर रख लिया था। इस तरह के हम भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रुप्स बना लिए थे, ताकि ग्रुप करके हमने उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में समझ लिया और इसे हम इजीली समझ सकते हैं और इसे हमें अध्ययन करने में और आसानी ही होती है। और आपने पहले पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियाँ और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है पेड़ पौधों की उनकी ऊंचाई, तने और उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों का एक ग्रुप बना सकते हैं, जिसे हम शाख बोल सकते हैं, झाड़ियाँ बोल सकते हैं और वृक्ष। तो शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष, इन 3 तरह के पेड़ पौधों का हम एक समूह बना सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तृत से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बना लेते हैं। चलिए हम क्या बनाते हैं, पेड़ पौधों की समूह बनाते हैं। उनके ऊंचाई के आधार पर, तने के आधार पर उनकी क्या करते हैं, हम उनके ग्रुप बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप 2.4 आइए समूह बनाएं। चलिए अब हम समूह बनाते हैं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकन करने के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, हमें फिर से क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर वॉक में जाना पड़ेगा, प्रकृति की सैर में चलेंगे फिर से घूमने। विभिन्न पौधों की ऊंचाइयों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब जब हम नेचर वॉक में जाएंगे तब हम वहाँ पे क्या देखेंगे, पौधों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयों को देखेंगे। क्या वे सभी पौधे आपस में छोटे हैं या आपके बराबर हैं या फिर ऊंचे हैं। तो हम ये जरूर नोट करेंगे कि वो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हमसे छोटे हैं या हमसे बड़े हैं या फिर हमारे बराबर के हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यानपूर्वक नोट करना है और अपने नोटबुक में इसको लिखते जाना है। आपसे अधिक ऊंचे हैं, क्या वो कुछ आपसे अधिक ऊंचे हैं। तो चलिए देखते हैं। तने का रंग भूरा। अब तने का रंग कैसा होगा, अब जब हम अवलोकन करने जा रहे हैं, प्रकृति की सैर करने, तो हम वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे देखेंगे। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होंगे जिनके जो तने होंगे वो भूरे रंग के होंगे, कुछ ऐसे तने होंगे जो हरे रंग के होंगे। साथ ही उनके तनों की छूकर भी महसूस कर सकते हैं। कुछ तने बहुत ही क्या होंगे, मोटे होंगे और कुछ तने ऐसे होंगे जो बहुत ही पतले और कोमल भी होंगे। धीरे से मोड़ने का प्रयास करेंगे। अब जो तने हम उसको छुएंगे तो उसको हम धीरे से क्या करेंगे, मोड़ने का प्रयास करेंगे।
क्या आप सरलता से तने को मोड़ पा रहे हैं? अगर आप तने को सरलता से मोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब वो तना क्या है? कोमल है। अगर आप उस तने को सरलता से मोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ही कठोर है। तो हम तने की कोमलता और कठोरता के आधार पर भी ग्रुप बना सकते हैं। ध्यान रखें कि तना टूटना नहीं चाहिए, इतना भी आपको नहीं मोड़ना है कि वो तना टूट जाए। यह भी देखें कि पौधे की शाखाएं कहाँ से निकलती है। अब हमें यह भी ध्यान से देखना है कि जो पौधे हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो कैसे निकल रही हैं। वे भूमि के निकट से निकल रही हैं या तने के ऊपरी भाग से निकल रही है। अब हमें ध्यानपूर्वक क्या देखना है कि जैसे अगर यहाँ पे मैं एक पेड़ बना देती हूँ, क्या बना रही हूँ? पेड़। और ये क्या है? ये है भूमि। ये क्या है? ये है हमारा भूमि। तो हमें ये ध्यान से देखना है कि वो जो पेड़ हैं उनके जो तने हैं क्या वो भूमि के एकदम निकट से निकल रहे हैं ऐसे, या फिर बहुत ही ऊंचाई से, यहाँ ऊंचे ऊंचे तनों से निकल रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ के भाग से निकल रहे हैं। ये देखना है हमें, ठीक है ना। इन चीज़ों को भी हमें क्या है? अवलोकन करना है। तो आपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिखाए गए रिक्त स्थान में भरो। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। जैसे आपने देखा है कि जो आम के वृक्ष होते हैं, तो आम के वृक्ष तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने भी बहुत मोटे हैं। तो उनकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो ऊपरी भाग से निकलती हैं। वो भूमि के बहुत ऊंचाई से उनकी शाखाएं ऐसे निकलती हैं। आपने नीचे भाग से शाखाओं को निकलते हुए तो नहीं देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक तालिका बनी हुई है, ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह। अब यहाँ पर कुछ पौधों के समूह बने हुए हैं, तो कौन कौन से समूह है उसको हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पौधों के नाम लिखने हैं आपको। जो आपने नेचर वॉक में जब गए थे तो आपने किस किस तरह के पेड़ पौधों को देखा है, आपने वहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। फिर उनकी ऊंचाई, जो पेड़ पौधे आपने नेचर वॉक में गए थे तब आपने देखा तो उनकी ऊंचाई कितनी थी उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर तने की प्रकृति कैसे थी, वो हरे रंग का था या भूरे रंग का, उनकी जो तने हैं वो कोमल थी या कठोर थे, उनका जो तना है वो मोटा था या पतला था, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको लिखना है। फिर शाखाओं का प्रकटन, शाखाएं कहाँ से उत्पन्न हुई थी, क्या वो जमीन के बहुत नीचे से उत्पन्न हुई थी या फिर तने की ऊंचाई पर स्थित थी, ये सारी चीज़ों को देखना है। और पादप समूह का नाम, कि वो पेड़ किस प्रकार का है, वो वृक्ष है, झाड़ी है या फिर शाख है, इन सभी चीज़ों का हम अच्छे से अवलोकन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है आम। आम क्या है? आम एक वृक्ष है। तो आपने देखा है आम का वृक्ष तो बहुत ही ऊंचा होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ऊंचा। अब आम का जो तना होता है वृक्ष का वो क्या होता है? भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। और उसका जो तना होता है वो बहुत ही कठोर होता है, और उनका जो तना है वो बहुत ही मोटा। देखो ऐसे इतना मोटा तना होता है ना, आम का जो वृक्ष होता है उनका जो तना कैसा होता है? बहुत ही मोटा होता है, और ये भूरे रंग के होती हैं और बहुत ही मोटे होते हैं। और शाखाओं का जो शाखाएं जो है वो कहाँ से निकलती हैं? तो जो शाखाएं होती हैं वो भूमि के बहुत ही ऊंचाई से, यानी कि तने में ऊंचाई पर निकलती है। यहाँ से ऐसे अलग अलग ऊंचाई से निकलती हैं। जो शाखाएं होती है वो कहाँ से? ऊंचाई से निकलती हैं। तो इन पादप का समूह को हम क्या बोल देते हैं? ऐसे पादप समूह को हम वृक्ष बोल देते हैं। भूमि के निकट से निकल रही है क्या शाखाएं? बिल्कुल नहीं। तो भूमि के निकट से तो शाखाएं नहीं निकल रही हैं, तो हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। और तने में ऊंचाई पर है, बिल्कुल। जो इनकी तने होती है, जो आम के वृक्ष के जो शाखाएं हैं वो उनकी ऊंचाई कहाँ से? वो तने से निकलती है, तो वो ऊंचाई से निकलती है बिल्कुल। अब वो किस तरह का है? वो वृक्ष होते हैं, तो आपको यहाँ पे वृक्ष भी लिखना पड़ेगा। इसी तरह गुलाब का देख लेते हैं। गुलाब क्या होता है? गुलाब की ऊंचाई मध्यम होती है। गुलाब का जो तना होता है वो भूरे रंग का होता है। गुलाब के जो तने हैं उनकी जो है वो कठोर होती हैं और वो पतला होता है। गुलाब के जो तना होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है, लेकिन वो पतला होता है और उसमें कांटे भी लगे होते हैं। और भूमि के निकट से निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भूमि के निकट से निकलती हैं। उनकी जो शाखाएं हैं वो भूमि के निकट से निकलती हैं, और वो भूमि की ऊंचाई से उनकी तने बिल्कुल नहीं निकलती हैं। और इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं? झाड़ी। तो आप ये ध्यानपूर्वक देखिए कि झाड़ी कैसे होती है। झाड़ी किसको बोलते हैं?
तो देखो झाड़ी क्या होती है, उनकी ऊंचाई मध्यम होती है, उनका तना भूरे रंग का होता है, वो कठोर होती है, उनके तने भूरे रंग के हो सकते हैं, तना कठोर होता है, लेकिन जो तना होता है वो पतला होता है और वो भूमि के निकट से निकलती है। उनकी जो शाखाएं होती है वो भूमि के निकट से निकलती है, उनकी शाखाएं बहुत ऊंचाई से नहीं निकलती हैं और ऐसे पादप को हम झाड़ी कह देते हैं। ऐसे पादपों को हम क्या कह देते हैं, झाड़ी। तो झाड़ी के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए हम शाक के बारे में समझ लेते हैं कि शाक की क्या विशेषताएं होती है। तो शाक की विशेषताएं क्या होती है, सबसे पहले देखो टमाटर, आप सभी ने टमाटर के जो पौधे होते हैं उसको तो अच्छे से देखा ही होगा। तो टमाटर का पौधा क्या है, बहुत ही छोटा होता है और उनका जो तना होता है वो हरे रंग का होता है। तना जो है वो कोमल भी होता है, तना का जो है पतला होता है। तना कैसा होता है, पतला होता है और वो भूमि के निकट से निकलता है। उनकी जो शाखाएं होती है ना वो भूमि के निकट से निकलती हैं, शाखाएं तने की ऊंचाई से नहीं निकलती हैं। तो ऐसे पादपों को हम क्या कह देते हैं, शाक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि शाक की क्या विशेषताएं होती हैं तो आप बता सकते हैं कि शाक की जो ऊंचाई होती है, शाक ऐसे पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ही छोटी होती है, जिनकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, उनकी ऊंचाई कैसे होती है, कम होती है। उनका जो तना है वो हरे रंग का होता है, तने जो है वो कोमल होते हैं, तना बहुत पतला भी होता है और जो तने होते हैं उनकी जो शाखाएं होती है वो कहाँ से निकलती हैं, भूमि के निकट से निकलती हैं। तो ऐसे पादपों को हम शाक कह देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आप बताइए पीपल क्या है। आपने देखा है पीपल तो एक वृक्ष है, तो बहुत ऊंचा होता है, उसका जो तना है वो बहुत भूरा होता है, बहुत ही कठोर तना होता है और तना भी बहुत मोटा होता है और उनकी जो शाखाएं होती है वो कभी भी भूमि के निकट से नहीं निकलती हैं, वो तने में ऊंचाई पर होती हैं। शाखाएं कहाँ पे होती हैं, ऊंचाई पर होती हैं। ऐसे पादपों को हम वृक्ष कह देते हैं। तो वृक्ष क्या होते हैं, जो कि बहुत ऊंचा होता है, उनका तना कठोर होता है, तने भूरे रंग के होते हैं, तने की मोटाई ज़्यादा होती है, उनके जो तने होते हैं वो भूमि के निकट से नहीं निकलते हैं, वो तने जो है भूमि की ऊंचाई से निकलते हैं। तो इसी तरह से अब देख लेते हैं तुलसी। तुलसी क्या है, तुलसी एक मध्यम ऊंचाई का होता है। तुलसी की ऊंचाई ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम। तो तुलसी एक ऐसा पादप है जो कि मध्यम ऊंचाई का होता है। तुलसी में जो उनका तना होता है वो बैंगनी और भूरे रंग का होता है। उनका तना तो कठोर होता है लेकिन वो पतला होता है और उन जो तने होते हैं वो क्या होती हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं वो भूमि के निकट से निकलती हैं और ये भूमि की ऊंचाई से नहीं निकलती। ऐसे पादपों को हम झाड़ी कह देते हैं। क्या कहते हैं, झाड़ी। नीम भी एक वृक्ष है। वृक्ष की क्या विशेषता होती है, वो बहुत ही ऊंचा होता है, उसका तना भूरा होता है, वो कठोर होती है, तना बहुत मोटा होता है, तना जो है भूमि के निकट से नहीं निकलता और जो तने होते हैं वो बहुत ही ऊंचाई से निकलते हैं और ऐसे पादपों को हम वृक्ष कह देते हैं। चलिए आप यहाँ पे अमरूद। अब अमरूद कैसा होता है, आपने देखा है कि अमरूद भी एक वृक्ष है। वृक्ष कैसे होते हैं, वृक्ष की ऊंचाई ज़्यादा होती है, उनका तना भूरा होता है, तना भी कठोर होता है, तना मोटा भी होता है और जो वृक्ष होती हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं वो भूमि से नहीं निकलती हैं। वृक्ष की शाखाएं तो तने की ऊंचाई से निकलती हैं। ऐसे पादपों को हम वृक्ष कह देते हैं। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे कि झाड़ी हो गया, वृक्ष हो गया और शाक, इन सभी के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको शाक, झाड़ी और वृक्ष के बीच का क्या अंतर दिखाई देता है। अब अभी हमने देखा था कि तालिका में वृक्ष, झाड़ी और शाक में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको अभी मैंने अच्छे से बता दिया है। तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह, हम क्या करेंगे, पौधों का एक समूह बनाएंगे। शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। अब हम उन पौधों का समूह शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठी यानी कि लकड़ी जैसे होते हैं।
कुछ पौधे होते हैं जो बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं और उनके तने बहुत मोटे होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। उनके तने भूरे रंग के और काष्ठी यानी कि लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलती हैं। उनकी जो शाखाएं होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलती हैं, आरंभ होती है। ऐसे पौधों को हम क्या कह देते हैं? वृक्ष कह देते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? वृक्ष। अब इसका वृक्ष का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? आम का पेड़, यहाँ पर आप देख रहे हैं आम का पेड़, इनकी जो ये शाखाएं हैं देखो ये कितना मोटा दिख रहा है और ये भूरे रंग का भी दिख रहा है और इनकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ऊंचाई से निकली हुई है, ज़मीन से बहुत ऊंचाई से निकली हुई है। तो ये क्या है? एक वृक्ष है। तो वृक्ष की क्या क्या विशेषता होती है अभी आपने अच्छे से पढ़ लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्या होते हैं ये? वृक्ष के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्ष बहुत ही ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, भूरे रंग के होते हैं और काष्ठी यानी कि लकड़ी वाले होते हैं। उनकी शाखाएं जो है वो भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ करते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कह देते हैं? वृक्ष कह देते हैं। और वृक्ष का उदाहरण हो सकता है आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सारे क्या है? वृक्ष के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये है झाड़ी। तो चलिए झाड़ी के बारे में हम देख लेते हैं। कुछ पौधे तने की वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो तने जो है वृक्षों की तरह तो ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधे अनेक भूरे रंग के काष्ठी लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे भी नहीं होते हैं और ऐसे पौधों को हम झाड़ी कह देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए झाड़ी क्या होता है? झाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई भी, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है। ये वृक्ष से थोड़े से छोटे होते हैं, इनकी ऊंचाई वृक्ष से कम होती है और इनके जो तने होते हैं वो भी भूरे रंग के होते हैं और काष्ठीय होते हैं। लेकिन इनके तने जो होते हैं वृक्ष जितने मोटे नहीं होते हैं और इनके जो तने होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं और जो भूमि से निकट से इनकी शाखाएं भी निकलती हैं। इनकी जो शाखाएं हैं वो कैसे निकलती हैं? वो भूमि के निकट से निकलती हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि ये देखो इनकी जो शाखाएं हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? ये भूमि के निकट से इनकी शाखाएं आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक क्या है? ये एक झाड़ी है। ये क्या है? ये एक झाड़ी है जो कि वृक्ष से ऊंचाई में तो छोटे होते हैं और इनके जो तने हैं वो भूरे और हरे रंग के भी होते हैं और ये तने जो है थोड़े से पतले होते हैं, थोड़े कठोर भी होते हैं। ठीक है ना? अब इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? उदाहरण इसके होंगे गुलाब का पौधा। क्या हो सकता है इसका उदाहरण? गुलाब का पौधा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं झाड़ी के बारे में हमने देख लिया। अब शाख के बारे में देखते हैं। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं? आकार में तो बहुत छोटे होते हैं और उनके तने भी कोमल होते हैं और हरे रंग के होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका आकार तो बहुत छोटा होता है और उनके जो तने होते हैं वो भी बहुत कोमल और हरे रंग के होते हैं। उन्हें हम शाख कह देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम शाख कह देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है? टमाटर का पौधा। आपको यहाँ पर टमाटर का पौधा दिख रहा होगा। देखो टमाटर का पौधा क्या है? ये झाड़ी से भी छोटे होते हैं और इनका जो तना है ये बहुत ही क्या होते हैं? पतले होते हैं और ये मुलायम होते हैं और इनकी जो शाखाएं होती हैं वो भूमि के निकट से निकलती हैं। इनकी जो शाखाएं होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? भूमि के निकट से इनकी शाखाएं निकलती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। कुछ पौधों के तने दुबले होते हैं। कुछ पौधों के तने क्या होते हैं? दुबले पतले और दुर्बल होते हैं और उनकी ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो उनके जो तने होते हैं बहुत दुर्बल होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं तने, कि उनको ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें हम आरोही लता यानी कि क्लाइंबर कह देते हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं? आरोही लता और क्लाइंबर कह देते हैं। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, जैसे उन्हें हम विसर्पी लता कह देते हैं, जिसे हम उसे
विसर्पी लता यानी कि क्रीपर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो खीरे होते हैं, जो कद्दू होता है, तो कद्दू के जो तने होते हैं वो बहुत ही दुर्बल होते हैं, वो ज़मीन पे ही ऐसे रेंगते रहते हैं। वो क्या है, ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं, चढ़ नहीं सकते हैं, उनके तने बहुत दुर्बल होते हैं, वो ज़मीन पर ही फैले रहते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, विसर्पी लता बोल देते हैं। तो विसर्पी लता का उदाहरण क्या होगा, विसर्पी लता का उदाहरण होगा कद्दू का तना, कद्दू का जो पौधा होता है वो हो सकता है। आरोही लता क्या होगा, आरोही लता के लिए आपने देखा मनी प्लांट का जो पौधा होता है, मनी प्लांट का पौधा बहुत ही पतला और दुबला होता है, उसे चढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है, उसे हम आरोही लता कह देते हैं। ऐसे कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के भिन्न समूह बना सकते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने के हम प्रयास करते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर ये देखा है, अभी हमने किनके चीज बारे में पढ़ा है, वृक्ष के बारे में पढ़ लिया, झाड़ी के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है, शाख के बारे में पढ़ लिया, और किसके बारे में, आरोही लता। तो आरोही लता क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और विसर्पी लता के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। विसर्पी लता के बारे में, वृक्ष क्या होते हैं, वृक्ष जो है बहुत ही ऊंचे होते हैं, उनके तने भूरे, कठोर और मोटे होते हैं। वृक्ष के जो तने होते हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं वो भूमि से बहुत दूर ऊंचाई से निकलती हो क्या होती है, ऊंचाई से निकलती हैं, इसे हम वृक्ष कह देते हैं। झाड़ी क्या होती है, झाड़ी वृक्ष की तुलना में तो थोड़े छोटे होते हैं, इनके तने भी थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन इनके तने थोड़े से भूरे रंग के होते हैं और वृक्ष की तुलना में पतले होते हैं, ठीक है। और इनकी जो तने होते हैं वो क्या करते हैं, इनके जो तने होते हैं वो भूमि के निकट से निकलते हैं, ऐसे पौधों को हम झाड़ी कह देते हैं। जैसे गुलाब का पौधा। शाख क्या होता है, शाख तो झाड़ी से भी छोटा होता है, जैसे आपने टमाटर का पौधा देखा होगा तो बहुत ही छोटा होता है, इनका तना बहुत ही पतला, मुलायम और कोमल और हरे रंग का होता है, और इनकी जो लताएं होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो जमीन के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जमीन के निकट से। आरोही लता क्या होती है, कुछ तने बहुत ही दुर्बल होते हैं जो अपने आप ही ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, तो उन्हें बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, इसे हम लता कह देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्लाइंबर भी कहते हैं। विसर्पी लता क्या होती है, अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो भूमि पर फैलते हैं, उनको क्या है, जो भूमि पर फैलते हैं उनको हम विसर्पी लता बोल देते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कद्दू का पौधा, जो कद्दू का पौधा होता है वो जमीन पर विसर्पी लता की तरह फैली रहती है। तो इस तरह से हमने भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में पढ़ लिया, और इनके बारे में हमने इनके ग्रुप भी बना लिए हैं। क्रियाकलाप 2.5, आइए तुलना करें। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। अब जब हम नेचर वॉक में गए थे तो हमने बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पत्तियों को एकत्रित किया था, तो अब हमें उन पत्तों को अच्छे से ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और इनकी संरचना में भिन्नता दिखाई देती है? देखो यहाँ पर चित्र दिखा है, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती। यहाँ पर आपको गुड़हल की पत्ती दिखाई दे रही है। इन पत्ती का आकार जो है केले की पत्ती के आकार से बहुत ही भिन्न है। यहाँ पर आपको घास की भी पत्ती दिख रही है। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के आकार भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। देखो यहाँ पर पौधे हैं, ये पौधे हैं, इनकी पत्तियां हैं, ये इन पत्तियों पर पतली पतली ऐसी रेखाएं बनी होती हैं। इन रेखाओं को हम शिराएं कहते हैं। रेखाओं को हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके की पतली पतली लाइंस बनी हुई हैं पत्तियों में। इन पतली पतली लाइंस को, रेखाओं को हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। क्या कह देते हैं? शिराएं। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहते हैं। अब देखो सभी प्रकार की पत्तियों में अलग अलग प्रकार की रेखाओं का एक पैटर्न बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको गुड़हल की पत्ती, तो गुड़हल की पत्ती में एक बीच में मोटी सी आपको रेखा दिख रही होती, इसे हम क्या बोल देते हैं? बीच में मोटी सी जो आपको लाइन दिख रही है, इसको हम मध्य शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम मध्य शिरा कह देते हैं। अब मध्य शिरा के दोनों साइड और पतली पतली रेखाएं बनी होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम शिराएं कहते हैं।
क्या कह देते हैं, शिराएं। अब इन शिराओं का अरेंजमेंट देखो भिन्न भिन्न प्रकार का है। इन शिराओं की जो व्यवस्था है ये भिन्न भिन्न प्रकार की है। ये जालिका की तरह, एक जाल की तरह फैला हुआ है, देखो इस तरह से। तो इसे हम क्या, ये जो जाल की तरह फैला हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास। क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास। शिराओं के द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों में शिराओं के द्वारा दर्शाए गए जो पैटर्न होते हैं उसी को हम शिरा विन्यास कह देते हैं। आपको चित्र 2.4 क और चित्र 2.4 ख में दिखाई गई पत्तियों की शिराओं में क्या अंतर है। आपको ये जो चित्र दिख रही है यहाँ पर कुछ पत्तियों में क्या है, उनकी शिराओं में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ जो ये गुड़हल का पत्ता है, इनकी जो शिराएं हैं, इनकी शिराएं जो है वो अलग तरीके से दिख रही है आपको। और जो केले का पत्ता है, केले के पत्ते का जो सिराएं है वो एकदम समांतर दिख रही है, इस तरह से समांतर लाइन है। और इनका जो लाइन है वो अल्टरनेट में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों पैटर्न क्या है, आपस में बहुत ही अलग अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के आपको पैटर्न्स को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आप कुछ पत्तियों से मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। देखो ये जो पत्तियां दिख रही हैं, इन पत्तियों के बीच में क्या है, बीच में एक लाइन है, इसे हम मध्य शिरा कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, इन मध्य शिराओं के दोनों ओर कुछ पतली पतली लाइंस दिख रही हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम इन शिराओं के जो जाल है उसे हम क्या है, जालिका रूपी शिरा विन्यास कह देते हैं। क्या बोलते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास। देखो एक जाल की तरह फैला हुआ है, इस तरह से देखो जाल की तरह, इसीलिए इसे हम जालिका रूपी शिरा विन्यास कह देते हैं। उदाहरण के लिए अब ऐसे कौन से पेड़ पौधे होते हैं जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है, तो गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं उनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस शिरा विन्यास के पैटर्न को प्रदर्शित करती हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में शिराएं समांतर चलती हैं, जैसे कि केले का पत्ता, यहाँ पर आपको केले का पत्ता देखने को मिल रहा है। इनमें ये जो मध्य शिरा है, मध्य शिरा के दोनों साइड जो पतली पतली लाइंस है वो आपस में एक दूसरे से समानांतर है, एक दूसरे की लाइंस को नहीं काट रही हैं। तो ये जो है क्या है, इनकी जो लाइंस है, जो शिराएं हैं वो कैसी हैं, वो समानांतर हैं। तो कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में उनकी जो शिराएं हैं वो कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। तो ऐसे शिराओं को क्या बोलते हैं, समानांतर शिरा विन्यास। और जालिका रूपी ये शिरा विन्यास है, ये समानांतर शिरा विन्यास। कुछ शिरा विन्यास जो है समानांतर होती हैं, तो समानांतर शिरा विन्यास भी दो तरीके की हो सकती हैं, एक क्षैतिज समांतर शिरा विन्यास और एक क्या होती हैं, वर्टिकल समांतर शिरा विन्यास हो सकती है, ऊर्ध्वाधर समांतर शिरा विन्यास हो सकती है। ठीक है, देखो ये लंबी लंबी है, ये इस तरह की है शिरा विन्यास, और यहाँ पे इस तरह की लाइन बनी हुई है, तो ये समानांतर, ये क्षैतिज में है, और ये ऊर्ध्वाधर टाइप की शिरा विन्यास आपको घास में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समानांतर शिरा विन्यास किसको कहते हैं, शिराएं जो मध्य शिरा के दोनों साइड में समान, जो दो ऐसी शिराएं जो क्या है उनके लाइंस को नहीं काटती है, एक दूसरे लाइन को नहीं काटती है, ऐसी शिराओं के विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह में बनाया जा सकता है? हाँ, हम इस तरह का भी समूह बना सकते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास बना सकते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो शिरा विन्यास होती है वो कैसे होती है, जालिका रूपी होती है, उनका एक अलग समूह बना सकते हैं। आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब हमने अभी आपने देखा कि हमने क्या किया है, हमने अभी पौधों की पत्तियों के बारे में देखा, उनकी आकृति के बारे में देखा, उनके शिरा विन्यास के बारे में हमने अभी समझा है। तो अब हम चलते हैं आगे, पौधों की जड़ों के बारे में जानते हैं, उनके जड़ों के बारे में हम खोजबीन करते हैं और उनको समूह बनाने की कोशिश करते हैं कि पौधों में किस तरह का जड़ पाया जाता है। क्रियाकलाप 2.6, आइए पता लगाते हैं। पता लगाना है, क्या पता लगाएंगे, आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहां जंगली शाख और घास उग रहे हों। अब हमें किसी ऐसे खुले मैदान में जाना है जहां पे जंगली
घास उग रहे होंगे और जंगली शाक, छोटे छोटे पौधे उग रहे होंगे। इस क्या करेंगे, इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाक का उपयोग कर सकते हैं। अब ऐसे अभ्यास करना है हमें तो छोटे छोटे शाकों का उपयोग करना है। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ भिन्न प्रकार के शाकों को सावधानी पूर्वक खोदकर बाहर निकालना है। अब हमें जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, ये कुछ झाड़ी जैसे शाक दिख रहे हैं, तो इनको क्या करना है, इनको सावधानी पूर्वक खुरपी की हेल्प से, खुरपी की सहायता से जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए इन जो पौधों हैं इनको हमें उखाड़ना है और इनकी जड़ों के बारे में हमको ध्यान पूर्वक देखना है, इनके जड़ों को ध्यान से अवलोकन करना है। ठीक है ना। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर लेंगे। अब हमें तुरंत ही नहीं निकालना है, इसमें मिट्टी में सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये मिट्टी गीली हो जाए और ये नरम हो जाए, और फिर उसके बाद हम खुरपी की सहायता से इस पौधे को बाहर निकालेंगे। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जड़ें दिख रही हैं, ये जड़ें, इनको हम पानी से अच्छे से धोएंगे और फिर इसका हम ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाक लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। अब जैसे ही हमने इस जड़ों के बारे में ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया, देख लिया, तब हमें क्या करना है, इस झाड़ी को दोबारा से उसी जगह में लगाना है और ध्यानपूर्वक हमें ध्यान रखना है कि वो जो शाक है वो जीवित रहे और वृद्धि करते रहे, ये पौधा मरना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं। अब जो हमने शाक के जड़ों के बारे में देखा, तो हमने उनकी समानताएं और उनकी विभिन्नताओं के बारे में हमने अवलोकन किया है। तो चलिए देखते हैं चित्र 2.5 का और चित्र 2.5 का में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपको ये जो जड़ें हैं ये और इस प्रकार की जड़ें में कुछ अंतर दिख रहे हैं। तो हाँ, हमको अंतर देखने को तो मिल रहा है। सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधों की जड़ों में एक मुख्य जड़ है। आप जब सरसों का पेड़ देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक मुख्य जड़ देखने को मिल रही है। अब मुख्य जड़ के बाद क्या है, उसकी साइड से छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली हुई है। देखो, एक ये जो है सरसों की जड़ें हैं, तो सरसों की जड़ें ये एक मुख्य जड़ है। ये क्या है, ये एक मुख्य जड़ है और मुख्य जड़ों के पार्श्व से छोटी छोटी और ऐसे जड़ों की शाखाएं निकली हुई है। ये क्या है, ये मुख्य जड़ है और ये छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली हुई है। तो इस प्रकार की जड़ों को, ऐसी जड़ों को हम मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ किसे कहते हैं, ऐसे पौधे जिनमें एक मुख्य जड़ होगी और मुख्य जड़ के पार्श्व में छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, उसे हम मूसला जड़ कह देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मूसला जड़। मूसला जड़ वाले अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल है। गुड़हल भी क्या है, गुड़हल का जो पौधा होता है उनकी जो जड़ें होती है वो कैसे होती है, मूसला जड़ें होती हैं, जिसे आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा है और तालिका 2.1 में अंकित भी किया है। तो दिखाया गया पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ें सामान्य माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई गई हैं, जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को हम झकड़ा जड़ें या फिर रेशेदार जड़ें कह देते हैं। देखो, अब यहाँ पे आपको जड़ें देखने को मिल रही है। ये ऐसी जड़ी होती है, घास का जो पौधा होता है उनकी जो जड़ें कैसे होती है, वो तने के आधार से, अगर यहाँ पर से तना निकल रहा है तो तने के आधार से एक ही जगह से बहुत सारी पतली पतली क्या निकल रही है, आपको जड़ों की एक शाखाएं निकल रही है, पतली पतली शाखाएं निकल रही है। तो ऐसी जड़ों को हम क्या बोल देते हैं, ऐसी जड़ों को हम रेशेदार जड़ या फिर झकड़ा जड़ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसी जड़ों को हम रेशेदार या झकड़ा जड़ें कह देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या आपने संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इनकी जड़ें किस प्रकार की हैं? क्या किसी पौधे की पत्तियों में शिराएं विन्यास के प्रकार और उनकी जड़ों के प्रकार में कोई संबंध हो सकता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? चलिए, अब हमें क्या देखना है, हमने अभी देखा कि पत्तियां, जो पौधे होती हैं उनकी पत्तियों के शिरा विन्यास के बारे में देखा है कि शिरा विन्यास दो तरीके के पढ़े हमने। एक होता है जालिकावत शिरा विन्यास, ऐसे शिराएं एक होती है जालिकावत जो जाल की तरह एकदम फैली रहती है, इसे हम क्या है, जालिकावत शिरा विन्यास बोलते हैं। एक ऐसे शिरा विन्यास होती है जो कि अभी आपने केले के पत्ते में देखा कि वो समानांतर शिरा विन्यास होती है। वो जो
पतली पतली रेखाएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। तो ऐसे पत्तियों की जो विन्यास होती है उसको हम समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। ये होती है जालिका रूपी शिरा विन्यास। तो क्या इन जालिका रूपी शिरा विन्यास की जो पत्तियां हैं और जो जड़ें होती है, जो मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें, इनमें आपस में कोई संबंध हो सकता है? चलिए आगे हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और ध्यानपूर्वक अच्छे से समझेंगे कि जो मूसला जड़ें हैं उनका संबंध रेशेदार जड़ों से, रेशेदार मूसला जड़ें हैं उनका जो संबंध जो है वो जालिका रूपी शिरा विन्यास से है या फिर समानांतर शिरा विन्यास से है, और इनके बीच में किस तरह का संबंध है, इसको हम आगे आने वाले क्लासेस के में अच्छे से समझेंगे। अब हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। हम डेली इस तरह की वीडियो को अपलोड करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे, और आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़कर अपनी पढ़ाई को और मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम कल की क्लास में मिलेंगे। अब आगे यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।